एक रात अर्जेंटीना में 3 लड़कियां एक बोट पर मस्ती कर रही थीं, तभी अचानक आसमान काला हो जाता है और दूर कहीं नॉर्दर्न लाइट्स दिखने लगते हैं। अब समुंदर भी हिलने लगता है और एक लड़की अंदर जाकर जीपीएस चेक करती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। तभी अचानक एक लड़की बेहोश हो जाती है और उसकी दोस्त उसे बचाने भागती है, लेकिन तेज हवा दरवाजा बंद कर देती है। वो खिड़की से देखती है तो पता चलता है कि उसकी दोनों दोस्त अब मर चुकी हैं। उधर सिटी में 3 आदमी हर हफ्ते की तरह अपने दोस्त के घर ताश खेलने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ता एक प्रोटेस्ट से ब्लॉक होता है। भीड़ हर उस कार को धक्का देती है जो क्रॉस करने की कोशिश करती है, जिस कारण मजबूर होकर वो लोग दूसरा रास्ता लेते हैं और आखिर में टैनो के घर पहुंचते हैं। टैनो को रिस्सो और हुआन को देखकर खुशी होती है, लेकिन वो नाराज होता है क्योंकि रिस्सो अपने ब्रदर इन लॉ ओमार को भी ले आया होता है। बाद में वो लोग पूरी रात ताश खेलते हैं। लुकास भी उनके साथ होता है, लेकिन ओमार को खेलने नहीं देते, जिसके बाद टैनो को गुस्सा आता है क्योंकि ओमार बार बार उसकी चीजें छूता है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और बिजली चली जाती है। जब सब अपने फोन चेक करते हैं तो पता चलता है कि सबकी बैटरीज खत्म हो चुकी हैं। टैनो की टॉर्च भी काम नहीं कर रही होती, तो वो लोग पुराना गैस वाला लैंप इस्तेमाल करते हैं। फिर अचानक कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं और टैनो की बीवी एना नीचे आती है। वो बताती है कि उसने बाहर एक पड़ोसी को गिरते देखा है। जब सब खिड़की से बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि बर्फबारी हो रही है। पर अब सब हैरान हैं क्योंकि बुएनोस आयर्स में कभी बर्फ नहीं गिरती, वो भी गर्मी के मौसम में। हालांकि वो बर्फ थोड़ी ऐश जैसी लगती है। यहाँ एना टैनो को बाहर जाने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है हवा में कुछ जहरीला है। बाहर गाड़ियां आपस में टकरा रही होती हैं। वो लोग लैंडलाइन फोन ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी नहीं चलता। डर बढ़ने लगता है तो टैनो सबको कहता है कि सारी खिड़कियां बंद करो और हर कोना सील कर दो। रिस्सो एक खिड़की को छूता है और महसूस करता है कि वो बर्फ जैसी ठंडी है। फिर वो लोग इस अजीब हालात पर बात करते हैं और बात बहस में बदल जाती है। इसी बीच रिस्सो मौका देखकर घर से भागने की कोशिश करता है। लुकास उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिस्सो उसे धक्का देकर बाहर चला जाता है। वो कुछ कदम ही चला होता है कि वहीं मर जाता है, जिससे टैनो ओमार को इसके लिए दोषी ठहराता है और बाकी लोग दोनों को लड़ने से रोकते हैं। घंटों बाद मौसम और ठंडा हो जाता है। सब एक्स्ट्रा जैकेट पहन लेते हैं और अपने अपने परिवारों की चिंता करने लगते हैं। तभी कोई गैराज से जुड़ा पुराना दरवाजा खटखटाता है। एक औरत मदद के लिए आवाज देती है। टैनो को शक होता है कि शायद वो झूठ बोल रही हो, लेकिन बाकी लोग उसे मनाते हैं कि मदद करनी चाहिए। अब टैनो अपनी गन लेकर आता है और दरवाजा खोलने की तैयारी होती है। वो औरत जिसका नाम इंगा है अंदर आती है और एना उसकी देखभाल करती है। जिसके बाद टैनो और हुआन गैराज की तरफ जाते हैं। हुआन कार की चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन गैराज ऑफिस की छत से बर्फ गिर रही होती है। जल्द वो टैनो की कार में घुसकर सीढ़ी लगाता है और प्लास्टिक से खुद को ढककर ऑफिस की खिड़की से अंदर जाता है। चाबी लेकर लौटने के बाद टैनो नोटिस करता है कि जो बर्फ जमीन पर गिरती है उसका रंग कुछ देर बाद बदल जाता है। फिर वो लोग अलग अलग कारें ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी स्टार्ट नहीं होती। तभी वो देखते हैं कि उनका एक पड़ोसी अभी भी जिंदा है। वो उसे इशारा करते हैं कि खिड़की मत खोलो, लेकिन वो सुन नहीं पाता और जैसे ही बाहर झांकता है तुरंत मर जाता है। उसकी बीवी जब उसे देखने आती है तो वो भी मर जाती है। अब ये देखकर हुआन और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि वो अपने परिवार को बचाने जाएगा। बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं। उसे सिर से पांव तक कपड़ों और प्लास्टिक से कवर करते हैं। टैनो उसे एक पुराना मास्क देता है, लेकिन हुआन गन लेने से मना कर देता है। जैसे ही हुआन निकलने वाला होता है, ओमार गन छीन लेता है और मास्क के लिए रास्ता रोकता है, लेकिन टैनो उससे आसानी से गन ले लेता है और याद दिलाता है कि यहाँ का बॉस वह है। बाद में आखिरकार हुआन बाहर निकलता है और देखता है कि उसका बना हुआ सूट उसे बर्फ से बचा रहा है। वो सड़कों पर चलता है और देखता है कि इंसानों और पालतू जानवरों की लाशें हर जगह पड़ी हैं और पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखता है कि एक बिल्डिंग के टेनेंट्स की मीटिंग हो रही थी। तभी बिजली चली जाती है और एक कार बिल्डिंग के गेट से टकरा जाती है। सब जल्दी जल्दी बच जाते हैं, लेकिन जब एक आदमी बाहर ड्राइवर को चेक करने जाता है वो तुरंत मर जाता है। वापस वर्तमान में हुआन का सफर जारी रहता है और वो हर तरफ लाशें देख रहा होता है। तभी उसे कहीं से कोई सीटी की आवाज आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि आवाज कहां से आ रही है। कुछ दूर चलने के बाद उसके पीछे एक डरावना आदमी दिखाई देता है, तो वो भागने लगता है जब तक कि वो उससे दूर नहीं जाता। फिर वो एक स्टेशन पर पहुंचता है जहां ट्रेन ट्रैक पर जमी हुई होती है। जो लोग ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे थे सब मर चुके होते हैं, लेकिन कुछ बचे हुए लोग अब भी ट्रेन के अंदर मदद मांग रहे होते हैं। हुआन अंदर जाता है और बताता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जब वो बैग से पानी की बोतलें निकालता है तो उसे पता चलता है कि टैनो ने उसके बैग में एक गन भी रख दी थी। अब वो पानी उन सर्वाइवर्स को देकर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उसी बिल्डिंग तक पहुंचता है जिसके सामने एक कार क्रैश हुई थी। वो फौरन सीढ़ियां चढ़ता है और हर फ्लोर पर सर्वाइवर्स को देखता है। कुछ लोग प्रे कर रहे होते हैं तो कुछ बहस कर रहे होते हैं।
अपनी एक्स वाइफ के फ्लैट में उसे एक आदमी सामान चुराते हुए दिखता है। हुआन उसे पकड़कर दीवार से धक्का मारता है और अपनी बेटी का पता पूछता है। यहाँ शोर सुनकर बाकी पड़ोसी अंदर आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो इस बर्फ से कैसे बचा। तभी हुआन देखता है कि उसकी खुली हथेली पर बर्फ पड़ी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। एलेना उसकी पत्नी बताती है कि उनकी बेटी क्लारा एक फ्रेंड के घर रुकी थी और तब से उसका कुछ पता नहीं। एलेना के पास उस फ्रेंड का पता नहीं होता लेकिन नाम होता है, जिसके बाद हुआन तय करता है कि वो स्कूल जाकर फाइल से पता निकालेगा। पर जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, पड़ोसी उसे घेर लेते हैं और सवालों की बौछार कर देते हैं। वो उन्हें बताता है कि गिरी हुई बर्फ नुकसान नहीं करती, बस पूरा शरीर कवर करना होता है। लेकिन फिर भी वो उसे जाने नहीं देते और मास्क दिखाने की जिद करते हैं। तब मजबूर होकर हुआन गन निकालता है, सीढ़ियों पर एक आदमी को धक्का देता है ताकि रास्ता खुले, पर बाकी लोग भी गुस्से में उसका पीछा करते हैं। यहाँ एलेना मदद के लिए अपनी एक दोस्त से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो दोनों भागकर एक खाली फ्लैट में छिपते हैं और फर्नीचर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। यहाँ वॉशरूम में उन्हें एक लाश दिखती है। बाहर से पड़ोसी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हुआन गन चला देता है ताकि डराकर उन्हें बाहर रखे। जल्द वो एलेना को मास्क पहनाता है और उसे स्कूल भेजता है। तब एलेना खिड़की से कूदती है और क्रैश हुई कार पर गिरकर बच जाती है। तभी पड़ोसी अंदर घुस आते हैं, पर अब हुआन अपना सिर प्लास्टिक से कवर करता है और खिड़की तोड़ देता है ताकि बर्फ से डरकर सब भाग जाएं। फिर वो भी बाहर निकल जाता है, लेकिन दम घुटने से वह बेहोश हो जाता है। उधर टैनो के घर में एना चाय बनाना चाहती है, लेकिन टैनो उसे रोकता है क्योंकि पानी शायद जहरीला हो। तब सब मिलकर हर खिड़की को टेप और लकड़ी से बंद करते हैं। टैनो देखता है कि इंगा उसकी गन पकड़ रही है। वो उससे गन वापस लेता है, पर इंगा बताती है कि वो आर्मी में थी। अब इंतजार करते करते परेशान होकर इंगा अपना हेलमेट पहनती है और निकलने की बात कहती है, लेकिन टैनो कहता है कि पहले वो जाएगा। तब वो एक मास्क बनाता है और इंगा की साइकिल लेता है। उसे पता चलता है कि लेड लाइट काम नहीं करती, लेकिन पैडल वाली लाइट जलती है। यहाँ टैनो को समझ आता है कि पुरानी चीजें काम कर रही हैं, जिसके बाद वो एक रिकॉर्ड प्लेयर को कार की बैटरी से जोड़कर टेस्ट करता है और सच में चलने लगता है। इसके बाद सब लोग अपने अपने मास्क बनाकर फायर स्टेशन जाते हैं। वहां से फायरमैन के सूट और मास्क ले आते हैं। दूसरी तरफ हुआन खुद को एक ट्रेंच में पाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और देखता है कि एलेना उसके दोस्तों को लेकर एक ट्रक से उसे लेने आई है। एक और फ्लैशबैक में दिखता है कि बर्फबारी से पहले इंगा को अपने भाई के फोन पर एक डिलीवरी नोटिफिकेशन दिखती है। वो फुटबॉल मैच में होता है तो इंगा डिलीवरी लेने चली जाती है, पर यही चीज उसकी जान बचा देती है। वर्तमान में सब लोग टैनो के घर वापस आते हैं। टैनो कार की बैटरी से रेडियो चलाता है, लेकिन कोई भी फ्रीक्वेंसी पर जवाब नहीं आता। फिर इस बात पर बहस होती है कि अब क्या किया जाए। हुआन कार मांगता है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके, लेकिन टैनो मना कर देता है और कहता है कि सबको साथ रहना चाहिए। तभी एक आदमी वेल्डिंग मास्क पहने गैराज में आता है। वो उनका पड़ोसी बोनेटो होता है, जो अपने दोस्त रोबर्टो के साथ जरूरी सामान बांटने के लिए कार मांगता है। पर टैनो फिर से मना कर देता है और जब सब बहस कर रहे होते हैं, ओमार मौका देखकर कार चुरा लेता है और निकल जाता है। ओमार जब सड़कों पर गाड़ी चला रहा होता है, उसे आसमान में एक लाल रोशनी दिखती है और वो ध्यान भटक जाता है। इसी दौरान एलेना और हुआन तैयार होकर अपनी बेटी की तलाश में निकलते हैं। वो पहली कार ट्राई करते हैं, लेकिन वो चालू नहीं होती। तभी एक ट्रक सर्वाइवर्स से भरा हुआ आता है तो वो दोनों छिप जाते हैं। यहाँ ट्रक में मौजूद लोग ओमार को घायल हालत में ढूंढ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अगली सुबह हुआन और एलेना स्कूल पहुंचते हैं। एलेना फाइल्स में पता खोजने लगती है, जबकि हुआन एक पुरानी कार ढूंढने निकलता है। तब वो सिक्योरिटी रूम में जाकर चाबियां उठाता है। तभी फिर अचानक उसे एक लाल रोशनी और पूरे शहर के तबाह होने का विजन आता है, जो एक बड़े धमाके के साथ खत्म होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कार में होता है, जो चालू हो जाती है। स्कूल में एलेना को किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आती है और वो एक लड़के पाब्लो को एक क्लोजेट में बंद पाती है। पता चलता है उसके दोस्तों ने मजाक में उसे बंद कर दिया था। हुआन आता है और पाब्लो को बाहर निकालता है, लेकिन जब वो बदतमीजी करता है तो हुआन उसे थप्पड़ मार देता है। यहाँ वो दोनों पाब्लो को समझाने की कोशिश करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन पाब्लो भाग जाता है। पर वो तब रुकता है जब बाहर अपने सभी दोस्तों की लाशें देखता है। पाब्लो बताता है कि उसे क्लारा के फ्रेंड का घर पता है और वादा करता है कि अगर वो लोग बाद में उसे उसके घर छोड़ देंगे तो वो उन्हें वहां ले जाएगा। जब वो लोग उस घर पहुंचते हैं, उन्हें बगीचे में बहुत सारी लाशें दिखती हैं, लेकिन क्लारा नहीं मिलती। पर पाब्लो ये देखकर घबरा जाता है, क्योंकि असल में वो उन्हें अपने ही घर ले आया होता है और ये लाशें उसके परिवार की होती हैं। बाद में पाब्लो को तेज बुखार हो जाता है तो हुआन और एलेना एक फार्मेसी रुकते हैं। तभी एक गर्भवती महिला दरवाजा पीटती है और कहती है कि उसका पानी टूट गया है। हुआन उसे दरवाजा न खोलने की सलाह देता है, लेकिन एलेना उसे अंदर बुला लेती है। पर असल में ये एक चाल होती है। उसका बॉयफ्रेंड बंदूक लेकर अंदर आता है, एलेना को थप्पड़ मारता है, बैग और कार की चाबी लेता है और दोनों को एक क्लोजेट में बंद कर देता है।
जब वो लोग चले जाते हैं, एलेना पूछती है कि क्या हुआन को फिर से विशन आने लगे हैं। हुआन मानता है कि बर्फ गिरनी शुरू होने के बाद से ऐसा हो रहा है। यहाँ पाब्लो पहले दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि उसे हुआन का रवैया पसंद नहीं आता, लेकिन एलेना के प्यार से समझाने पर वो दरवाजा खोल देता है। बाद में हुआन और एलेना उसे क्लारा के लिए बनाया गया मास्क देते हैं और तीनों निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सड़क पर हुआन किसी को देखकर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन वो बस एक परिवार होता है जो कार से भाग रहा है। स्टेशन के पास पहुंचकर हुआन ट्रेन में चढ़ता है और देखता है कि वहां पहले जो सर्वाइवर्स थे अब सब गायब हैं। बात करने की कोशिश में टेनो छत पर जाता है ताकि एंटेना को घुमा सके, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका कंपास काम नहीं कर रहा है। तब वो तुरंत नीचे जाकर और भी कंपास चेक करता है और पाता है कि सब अजीब तरह से घूम रहे हैं। बाद में आखिरकार हुआन और एलेना पाब्लो के साथ वापस टेनो के घर पहुंचते हैं। टेनो बताता है कि उसने अब मन बदल लिया है, वो अब अपने आइलैंड वाले घर जाना चाहता है। वो कहता है कि कंपास का बिगड़ना बताता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो गया है, यानी दुनिया टूट चुकी है। पर हुआन अभी भी अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है और इस पर दोनों की बहस हो जाती है। टेनो कहता है कि क्लारा मर चुकी है, जिसे सुनकर हुआन सिर्फ इनकार कर रहा है। इस बीच गर्भवती महिला और उसका बॉयफ्रेंड एक पेट्रोल पंप पर रुके होते हैं। वो दुकान से सामान और कारों से पेट्रोल निकाल रहे होते हैं। वहीं उस आदमी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कुछ हिलता हुआ नजर आता है, जिसके बाद अचानक कार जोर से हिलती है और जब गर्भवती महिला पीछे मुड़कर देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड गायब होता है। जल्द कोई गाड़ी के विंडो को तोड़ता है और वो चीख पड़ती है। कार भी बर्फ पर फिसलती हुई नीचे ढलान पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उधर टेनो के घर में सब लोग रूसो का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद टेनो और लुकास ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। यहाँ एना को याद आता है कि उसने कुछ फोन बुक फेंकी थी, तो वे डस्टबिन से वो किताबें निकालते हैं और हुआन को आखिरकार वह पता मिल जाता है जो उसे चाहिए। बाद में हुआन अकेले ही पैदल निकल पड़ता है, लेकिन टेनो को अफसोस होता है और वह उसे कार में साथ ले जाता है। वह कहता है कि वे क्लारा को ढूंढेंगे और फिर साथ में आइलैंड चले जाएंगे। सफर के दौरान टेनो बताता है कि उसे लगता है कि पृथ्वी को घेरे हुए रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स की परत टूट गई है, जिससे ये जानलेवा बर्फ गिर रही है। थोड़ी देर बाद आगे आने पर रास्ता बंद मिलता है, गाड़ियों का ढेर लगा होता है। तभी मिलिट्री की गाड़ियां आती हैं और एक सैनिक उन्हें कहता है कि वो डाउनटाउन एरिया से दूर रहें क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है। वह कहता है कि मिलिट्री बेस तैयार हो रहा है और मदद जल्द ही आएगी, लेकिन उसके बोलने का तरीका अजीब लगता है, इसलिए सैनिकों के जाते ही हुआन और टेनो उनका पीछा करते हैं। एक सुरंग पार करने के बाद वे डाउनटाउन पहुंचते हैं, पर तभी सैनिक उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ वे कार को उल्टा चलाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुल से एक बस गिरकर रास्ता बंद कर देती है। अब मजबूर होकर वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैनिक किसी और चीज पर गोली चला रहे थे। कुछ विशाल कीड़े पुल पर गाड़ियां फेंक रहे होते हैं और सेना उन्हें रोक नहीं पा रही है। तभी अचानक एक आदमी बीच सड़क पर दिखाई देता है, जिससे बचने के चक्कर में कार बर्फ पर फिसल जाती है। पलटते वक्त हुआन को फिर से लाल रोशनी और क्लारा की झलक दिखती है। अब वे देखते हैं कि कीड़े पुल से नीचे उतरकर सैनिकों को पकड़ रहे हैं और उन्हें मकड़ी के जाले जैसी चीज में लपेट रहे हैं। जल्द टेनो हुआन को बाहर निकालता है और दोनों ऊपर भाग जाते हैं। फिर वे नीचे उतरते हैं, गिरे हुए हथियार उठाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। तभी एक कीड़ा एक लिपटे हुए इंसान को घसीटते हुए अपने नए बनाए हुए घोंसलों में ले जाता है। वे वहां से निकल ही रहे थे कि चलते हुए टेनो फिसलकर एक डस्टबिन से टकरा जाता है और आवाज सुनकर एक कीड़ा आता है, पर अब टेनो की गन जाम हो जाती है। लेकिन समय रहते हुआन एक सटीक गोली से कीड़े को मार देता है, लेकिन गोली की आवाज और कीड़ों का ध्यान खींच लेती है और वे पीछा करने लगते हैं। वहां भागते हुए उन्हें एक आदमी दिखता है जो इशारा करता है कि किधर जाना है। एक चर्च तक पहुंचने पर पबजी खेलने वाले बच्चे कीड़ों पर मोलोटोव बम फेंकते हैं। जल्द एक आदमी दरवाजा खोलता है और वे अंदर एक छुपी हुई सुरंग से दूसरी जगह पहुंचते हैं। अंदर उन्हें एक नन मिलती है जो सर्वाइवर्स की देखभाल कर रही होती है, जिनमें ओमार भी है। ओमार उन्हें बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन नन उसकी बात नहीं सुनती। वह उन्हें छत पर ले जाकर लाल रोशनी दिखाती है जिससे कीड़े आए थे। तब टेनो ये देखकर डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन नन उसे रोक लेती है। शाम को एक सर्च ग्रुप वापस आता है, पर वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए क्योंकि कीड़े हर जगह हैं। उधर हुआन चुपके से अपनी बेटी की तलाश में निकलने की कोशिश करता है। हुआन छुपकर चर्च के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और छतों के सहारे सफर शुरू करता है। तब वह लाल रोशनी देखता है और उसे एक विजन आता है कि कीड़े कहीं एक खास दिशा में बढ़ रहे हैं। चर्च में सर्वाइवर्स बहस कर रहे होते हैं, कुछ जाना चाहते हैं तो बाकी रुकना। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि उसे एक ट्रक मिला है, जिसे सुनकर सब सहमत होते हैं कि अब निकल जाना चाहिए। दूसरी ओर लोग चुपचाप सड़क पार करते हैं। एक कीड़ा पास होता है लेकिन उन्हें देख नहीं पाता। वे बॉर्डर तक पहुंचते हैं और एक पुरानी बस में छुपते हैं, जबकि दो आदमी पुरानी दीवार तोड़कर सुरंग ढूंढते हैं।
तभी अचानक एक महिला का बच्चा रो पड़ता है और आवाज सुनकर कीड़े आ जाते हैं, लेकिन दीवार समय रहते टूट जाती है और सभी सुरंग में घुस जाते हैं। पर अब महिला और बच्चा बस में रह जाते हैं। जल्द बच्चा शांत हो जाता है जब माँ उसे दूध पिलाती है। तभी चर्च की घंटियां बजती हैं। यहाँ रेनो और नन जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कीड़ों का ध्यान भटके। वे चर्च में पेट्रोल फैलाते हैं और जैसे ही कीड़े अंदर आते हैं वे सिगरेट जलाकर विस्फोट कर देते हैं। जल्द चर्च जल उठता है पर दोनों वहीं शहीद हो जाते हैं। बाद में बॉर्डर पार करके ग्रुप उस ट्रक तक पहुंचता है जो हुआन ने पहले देखा था, लेकिन जैसे ही वे ट्रक को हिलाते हैं उसमें से एक कीड़ा बाहर आ जाता है। जल्द वो टेनो को घसीट कर ले जाता है, लेकिन उसके वेब थूकने से पहले बाकी सर्वाइवर एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं जिससे बग डरकर भाग जाता है। उसी समय और भी मॉन्स्टर्स ब्रिज से आने लगते हैं तो एक आदमी फायरिंग शुरू कर देता है जबकि बाकी सभी ट्रक की तरफ दौड़ते हैं। वह बीस्ट एक साइन गिराकर नीचे उतरते हैं, लेकिन तब तक ट्रक इतनी तेजी से निकल चुका होता है कि वो पीछा नहीं कर पाते। पर जैसे ही वे निकलते हैं वे दूर जलता हुआ चर्च देखते हैं। एक और विजन में हुआन अपने युवा वर्जन में फॉलन वॉर के दौरान दुश्मनों पर हमला करते हुए देखता है। हालांकि एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के बाद वो बेहोश हो जाता है और सुबह ट्रेंच में जागता है जहां उसके सारे साथी सैनिकों की लाशें पड़ी होती हैं। बर्फ गिर रही होती है और कहीं से सीटी की आवाज आ रही होती है। जब वो ट्रेंच से बाहर निकलता है तो उसे अपना बड़ा वाला वर्जन खुद को घूरता हुआ दिखता है। वर्तमान में टेनो, हुआन और ओमर ग्रुप से अलग होकर टेनो के घर लौट जाते हैं, जबकि बाकी लोग मिलिट्री बेस की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें छतों पर लोग दिखते हैं, लेकिन वे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। घर पहुंचकर हुआन क्लारा को एलेना की गोद में सोते देख हैरान रह जाता है, जैसा उसने अपनी विजन्स में देखा था। इसी दौरान रॉबर्टो बनीटो के कुछ आदमियों के साथ आता है और कहता है कि उसने बग्स के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। जब टेनो ये सच है कहता है और बताता है कि वे यहाँ से जा रहे हैं, तो रॉबर्टो एक डील देता है कि उसका आरवी उन्हें चाहिए टेनो के घर और गराज के बदले में, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। जिसे सुन टेनो ये सौदा खुशी खुशी मान लेता है। जब सभी लोग आरवी में बैठने लगते हैं तो टेनो देखता है कि क्लारा ने जो येलो सूट पहना है वो उसी की बोट का है। तभी रास्ते में एक पागल कार उन्हें टक्कर मारते हुए निकलती है जो शहर से भागने की कोशिश कर रही होती है। आखिरकार वे लोकपियर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं होता और जमीन इतनी कीचड़ भरी होती है कि वे नदी के रास्ते नहीं जा सकते। यहाँ ओमर सुझाव देता है कि उन्हें भी मिलिट्री कैंप जाना चाहिए, लेकिन और टेनो फैसला करते हैं कि वे नॉर्थ की तरफ जाएंगे ताकि वहां पानी ढूंढ सकें। जब क्लारा उठती है तो उससे सूट और मास्क के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उसे याद ही नहीं कि उसने वो पहना था। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद वे एक बड़ा मॉल देखते हैं जहां बहुत सारे लोग छिपे हुए लगते हैं, तो वे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। रात को हुआन लुकस को बताता है कि क्लारा की वापसी उसे अजीब लग रही है, जैसे ये सब अनरियल हो। डिनर के दौरान सब लोग खुश होकर बातें करते हैं, लेकिन हुआन इतने अजनबियों से घिरा हुआ थोड़ा असहज महसूस करता है। तभी एक न्यूरोडाइवर्जेंट बॉय क्लारा के पास आता है और क्लारा कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर अचानक उसके हाथ अनकंट्रोलेबली हिलने लगते हैं। यहाँ उसके माता पिता उसे संभालते हैं और एक टेंट में ले जाते हैं। एलेना कहती है कि क्लारा को हेल्प के लिए मिलिट्री बेस ले जाना चाहिए, लेकिन हुआन याद दिलाता है कि वो वहां नहीं जा सकता है। तभी टेनो आता है और बताता है कि उसकी बोट नहीं मिली, लेकिन उसका लॉगबुक मिला है जिसमें क्लारा का सिग्नेचर है। उधर लुकस शराब की तलाश में जाता है, पर दूसरे रूम से अजीब आवाजें सुनता है। अगली सुबह बर्फबारी रुक जाती है और लोग सनलाइट का जश्न मनाने बाहर आते हैं। टेनो अपना कंपास चेक करता है और पता चलता है कि पोल्स उलट चुके हैं, अब साउथ ही नया नॉर्थ है। तभी एना को एहसास होता है कि लुकस गायब है। जल्द टेनो और हुआन उसे ढूंढने निकलते हैं। उसी वक्त एक कार वहां रुकती है जिसमें 3 मास्क स्ट्रेंजर्स होते हैं। अचानक वे लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और कई लोगों को मार देते हैं, जिसे देखने के बाद सब पैनिक में अंदर भागते हैं और हुआन और टेनो बाहर लौटकर जवाबी फायरिंग करते हैं। कुछ लोग कास के पीछे छिप जाते हैं और दोनों दोस्त अपने सोल्जर स्किल्स से उन्हें मदद करते हैं। हुआन एक हमलावर को सटीक गोली से मार देता है, दूसरा हमलावर डस्टबिन चेक करता है लेकिन 2 टीनेजर्स को नजरअंदाज कर मॉल में घुस जाता है। तीसरे हमलावर को किसी ने दूसरी कार के पीछे से गोली मार दी, जिससे उसकी बॉडी विंडो डिस्प्ले से गिर जाती है। जब उसका मास्क उतारते हैं तो पता चलता है कि वो 3 बच्चों की मां थी। एलेना, जो डॉक्टर है, घायल लोगों का इलाज करती है, जिसमें वो न्यूरोडाइवर्जेंट बॉय भी शामिल है। उसी समय लुकस मिलिट्री सोल्जर्स के साथ आता है और बताता है कि उसने उन्हें हाईवे पर पाया था। यहाँ टेनो उससे पूछता है कि वो हाईवे तक कैसे पहुंचा, लेकिन लुकस कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। जिसके बाद सभी सर्वाइवर्स अब मिलिट्री ट्रक्स में सवार होकर निकलते हैं। रास्ते में लुकस उस जगह की ओर इशारा करता है जहां उसे सोल्जर्स ने पाया था, लेकिन उसे अब भी याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचा था। सफर के दौरान वे देखते हैं कि अब नदी में फिर से पानी आ गया है।
उधर तीसरा हमलावर भाग निकलता है और सोर्स में घुसता है, लेकिन बग्स उस पर हमला नहीं करते, बल्कि वे उसे पहचानकर रास्ता छोड़ देते हैं। एक सुबह टेनो को सार्जेंट बुलाता है और बताता है कि उसने सुना है कि टेनो एक इंजीनियर है और उसे रेडियो फिक्स करने के लिए डाउनटाउन भेजना चाहता है। तब टेनो ये सुनकर नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात हुआन से होती है। उसे बताता है कि मिलिट्री वाले बॉर्डर की वॉल को ट्रेन से टक्कर देकर गिराना चाहती है और एक टावर से मैसेज भेजना चाहती है। अब लुकस भी इस मिशन का हिस्सा बनने वाला है और कहता है अगर वे मदद नहीं करेंगे तो सिर्फ बग्स से ही नहीं बल्कि और चीजों से भी खतरा होगा। यहाँ उसकी टोन अग्रेसिव होती है और उसके दोस्त महसूस करते हैं कि वो थोड़ा बदला बदला लग रहा है। थोड़ी देर बाद और भी ट्रक सर्वाइवर्स को लेकर आते हैं, जिनमें रॉबर्टो भी होता है। टेनो उससे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। रॉबर्टो बताता है कि बनीटो और उसके साथी नहीं बचे। अब ये सुनकर हुआन सोचता है कि उन्हें अब आइलैंड निकल जाना चाहिए, लेकिन टेनो और उनकी वाइफ्स इंसिस्ट करती हैं कि वे यहीं रुकें। क्लारा को मेडिकल हेल्प की जरूरत है और शायद आइलैंड अब सेफ नहीं रहा है। उस रात हुआन को नींद नहीं आती और वो वॉक पर जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि 2 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। उनमें से एक ट्रेन इंजीनियर है और बताता है कि बेस के पास एक स्टेशन है जिससे वे डाउनटाउन पहुंच सकते हैं और टावर से मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें टेनो को मनाना होगा। अगली सुबह कुछ टीनेजर्स उस न्यूरोडाइवर्जेंट बॉय के लिए छोटा सा फ्यूनरल रखते हैं, पर दूसरी तरफ टेनो, हुआन, ओमर, पैब्लो, इंगा, लुकस और कुछ और लोग सोल्जर्स की टीम के साथ इस मिशन पर निकलते हैं। नदी पार करने के बाद वे ट्रेन की पटरियां ढूंढते हैं और पैदल यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ मिलिट्री प्लेन्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब वे ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं तो वे तुरंत काम में लग जाते हैं। यहाँ आधी टीम ट्रेन को ठीक करने में लगी है, जबकि कुछ सोल्जर्स सतर्क रहते हैं ताकि अगर बग्स दिखे तो उन्हें रोका जा सके। आधे घंटे बाद जब ट्रेन आखिरकार चलती है तो उन्हें पानी की टैंक से एक आर्म्ड वुमन उन्हें देखती हुई नहीं दिखाई देती हैं। इसी बीच में पैब्लो और कुछ सोल्जर्स ट्रेन छोड़कर सीमा की रक्षा करने जाते हैं। कुछ ही समय बाद ट्रेन का वॉल के पास पहुंचती है और वाइब्रेशंस की वजह से बग्स बाहर आ जाते हैं। अब सभी लोग इसके पकड़ लेते हैं जब ट्रेन तेजी से चलने लगती है और हुआन अपनी टीम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाना गाता है, जिसे बाकी लोग जल्द ही ज्वाइन कर लेते हैं। जल्द ट्रेन एक पाइल से टकराती है और सभी कार्स उड़ जाती हैं, जिससे स्मोक और डस्ट का क्लाउड बन जाता है। पर अब टीम अपनी सक्सेस का जश्न मनाती है। एक बार जब वे डाउनटाउन पहुंचते हैं तो टीम पैदल ही बैटरी के साथ आगे बढ़ती है और हैरान होती है कि उनके पीछे कोई बग्स नहीं आ रहे हैं। वे ये भी देखते हैं कि पहले के प्लेन्स अब जमीन पर क्रैश हो गए हैं। बाद में टीम फिर से अलग हो जाती है। हाफ लोग बैटरी को रेडियो टावर तक ले जाते हैं, जबकि बाकी लोग प्लेन्स की जांच करने जाते हैं। वहां उन्हें एक बॉक्स में मिसाइल्स मिलती हैं और इंगा को एक मैप मिलता है जो बताता है कि वे स्टेडियम की ओर उड़ रहे थे। तभी उन्हें सड़क पर एक लड़का दिखता है। जब वे उसे चेक करने के लिए बाहर आते हैं तो वे बहुत से सिविलियंस को ब्लैंक फेसेस के साथ देखते हैं। उधर रेडियो टावर पर टेनो रेडियो इंस्टॉल करता है और एक सोल्जर ऑपरेटर एक मैसेज भेजता है जिसमें सर्वाइवर्स को बताया जाता है कि वे मिलिट्री में मदद पा सकते हैं। बेस पर वे मैसेज को सुनते हैं और एक विमेन देखती है कि टीनेजर्स काम में जा रहे हैं। जल्द सोल्जर्स मैसेज की कंफर्मेशन के लिए फ्लैश छोड़ते हैं और सभी सेलिब्रेशन करते हैं। जल्द रेडियो टावर पर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है जब टीम स्टेडियम से ब्लू ग्लो देखती है। हुआन सोचता है कि उन्हें इसे चेक करना चाहिए, लेकिन एक सोल्जर बताता है कि प्लेन टीम वापस नहीं आई है और वे और लोगों का रिस्क नहीं ले सकते। टावर के एंट्रेंस पर सोल्जर पहरा दे रहे होते हैं। तभी प्लेन टीम में से एक आदमी लौट कर आता है। ऊपर हुआन और उसकी टीम एक अपार्टमेंट के अंदर वेट कर रही होती है, जहां उन्हें एक ताश का सेट मिलता है। अब जल्द वे गेम खेलने लगते हैं, लेकिन लुकास इस बार उतना अच्छा नहीं खेल पाता और गेम में जो इशारे करने होते हैं उन्हें ठीक से याद नहीं रख पाता। जब बाकी लोग उसकी टांग खींचते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है और एक चाकू उठा लेता है। वो ओमार को चाकू मार देता है और फिर भाग जाता है। हुआन और टानो उसका पीछा करते हुए छत तक पहुंचते हैं। वहां लुकास कुछ अजीब बातें करने लगता है, जैसे कि कोई रेडियो की बातें सुन रहा है और उनके प्लान को बिगाड़ रहा है। यहाँ उसके दोस्त उसकी बातों को समझ नहीं पाते और जब तक कुछ पूछ पाते लुकास छलांग लगा देता है और ये देख टानो टूट जाता है। लेकिन हुआन उसे कहता है कि अब चलना पड़ेगा क्योंकि उसे सड़क पर कई लोग अजीब तरह से घूमते हुए दिख रहे हैं। जल्द वे नीचे की ओर भागते हैं। तभी रेडियो ऑपरेटर और ओमार भी उनके साथ आ जाते हैं, लेकिन एंट्रेंस पर जितने भी गार्ड थे सब बेहोश पड़े होते हैं। जिसके बाद टीम सीढ़ियों में छुप जाती है। जब बाहर पहुंचकर उन्हें दरवाजे पर एक जान पहचाना सर्वाइवर दिखता है, लेकिन जैसे ही वे उसे बुलाते हैं वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उनकी लोकेशन बता सके। इसके बाद पीछा शुरू हो जाता है और हुआन को फायर करना पड़ता है ताकि पीछा करने वाले लोग रुक जाएं और उसकी टीम गेट बंद कर सके। थोड़ी देर बाद वे ट्रेन तक पहुंचते हैं और उसमें कूद जाते हैं। जल्द ड्राइवर ट्रेन चलाना शुरू कर देता है। भीड़ ट्रेन के पीछे दौड़ती है, लेकिन ट्रेन तेज होती है। सिर्फ एक आदमी थोड़ा करीब पहुंच पाता है और हुआन उसे शूट कर देता है।
सफर के दौरान हुआन समझ जाता है कि ये लोग भी ठीक वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे पहले के शूटर्स करते थे, लेकिन उन्होंने मैसेज भेजने दिया, इसका मतलब शायद ये सब एक ट्रैप था। अब हुआन स्टेडियम की जांच करना चाहता है और ड्राइवर सोल्जर साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच उसे ऐसा लगता है कि जैसे ड्राइवर की शक्ल कहीं देखी हुई लगती है। वह बताता है कि बाकी टीम बेस पर वापस जाएगी ताकि बाकी लोगों को अलर्ट कर सकें और ओमार की चोट का इलाज कर सकें। पर जब हुआन और ड्राइवर टाउन पार कर रहे होते हैं, उन्हें दूर से गनशॉट्स की आवाज सुनाई देती है। जल्द वे उस एरिया की तलाशी लेते हैं और एक पार्क में बहुत सारे लोग खड़े हुए मिलते हैं, जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। फिर कुछ ट्रक आते हैं और उन लोगों को ले जाने लगते हैं। इन लोगों के आसपास बग्स भी घूम रहे होते हैं और कुछ लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हुआन और ड्राइवर एक पुरानी बिल्डिंग में घुसते हैं, जहां हुआन को फिर से अपनी विशन दिखाई देती है। इन विशन में उसे पिछले कुछ दिनों में हुई सारी चीजें दोबारा दिखती हैं। जब वे बालकनी से बाहर देखते हैं, तब हुआन को समझ आता है कि सोल्जर की शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही थी, क्योंकि उसके विशन और असली घटनाएं मैच करने लगी हैं। अब उसे एहसास होता है कि ये सब वो पहले ही जी चुका है। तभी अचानक नीली रोशनी में उस पूरे ऑपरेशन के पीछे छिपा एलियन क्रिएचर सामने आ जाता है। वो एक सॉफ्ट म्यूजिक बजाता है जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए होता है, ताकि वे उसके गुलाम बन जाएं। भीड़ में कुछ टीनेजर्स भी दिखाई देते हैं और तभी हुआन समझ जाता है कि क्लारा का अजीब बर्ताव इसी माइंड कंट्रोल की वजह से था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।